गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था। अंत में आज हम शुरू करेंगे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। एक प्रकार से सवाल भी हो गया और कुछ सवाल आप लोगों को अलग से दिए जाएंगे। तो परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए दो वैज्ञानिकों ने बोर और बरी दो वैज्ञानिकों ने कुछ नियम प्रस्तुत किए थे। तो उन दोनों के नियम को हम देखते हैं। इन दोनों के नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम इस सूत्र से दर्शा सकते हैं 2n², जिसे n यानी कक्षाओं की संख्या। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष यानी k कोश में, यहाँ पर हम इस सूत्र में n के बदले 2 रखेंगे, यहाँ पहले 1 रखेंगे। पहली कक्षा आएगा तो 1 रखेंगे। 1 की 2 घात 1, उसे 2 से गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा। इस प्रकार दूसरे कक्ष के लिए यहाँ पे 2 रखेंगे, तीसरे कक्ष के लिए यहाँ पे 3 रखेंगे और चौथे कक्ष के लिए यहाँ पे 4 रखेंगे। तो हमें पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। बाहरी कोश में याद रखिए, किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर जाते उसके बाद ही नई कक्ष में इलेक्ट्रॉन अपना स्थान प्राप्त करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रम अनुसार भरती हैं। उसके बाद चित्र 4.4 को हम देखते हैं। चित्र 4.4 यहाँ पर दिया गया है। चित्र 4.4 यहाँ पर, वैसे इसका तो काम नहीं है, जाने दीजिए इसको। आगे चलते हैं संयोजकता के बारे में। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित, याद रखिए, सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर और बरी ने बताया कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। याद रखिए, सक्रिय नहीं होते। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को हम अष्टक कहते हैं। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, अथवा उनको ग्रहण करेंगे अथवा उनका त्याग करेंगे। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वहीं उस तत्व की संयोजकता शक्ति अथवा संयोजकता होती है। ये संयोजकता किसे कहते हैं, ये हमारे लिए काम का है। यहाँ से शुरू करके ये सब आप लोगों को लिखना है। ये सब संयोजकता किसे कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन और लिथियम तथा सोडियम प्रत्येक के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है।
अतः एक इलेक्ट्रॉन का वह त्याग कर सकते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 1 कहा जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी और एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे चलते हैं, फ्लोरीन की बात करेंगे। फ्लोरीन की बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए उसकी संयोजकता 7 न होकर 1 होगी। उसकी संयोजकता होगी 1। 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है, यानी उसकी संयोजकता 1 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार कर सकते हैं। बस यहाँ तक है संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता ये टिप्पणी है। आज आप लोगों का ये दूसरा सवाल हो गया टिप्पणी। पहला सवाल हो गया था, याद कीजिए, ये पहला सवाल था आज का आप लोगों का, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। उसके बाद ये दूसरा सवाल हो गया, ये दूसरा सवाल हो गया, संयोजकता टिप्पणी लिखनी है। आगे चलते हैं। इसके बाद आप लोगों को ये पूरा बॉक्स जो आप लोगों को दिख रहा है 4.1, पूरा बॉक्स आप लोगों को लिखना है, यहाँ तक पूरा बॉक्स, यहाँ तक लिखना है आप लोगों को, पूरा बॉक्स बनाना है, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि तत्व के नाम, उसके प्रतीक, परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों का वितरण और संयोजकता, सभी चीज़ें बताई गई हैं। बहुत ही काम का है, आप लोगों को खास नोटबुक में लिखना है। आगे चलते हैं, नई टिप्पणी, यानी हमारा आज का वैसे तीसरा सवाल हो गया, परमाणु संख्या की बात करेंगे। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे हम Z के द्वारा दर्शाते हैं। किसी भी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या हमेशा समान होती है। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, याद रखिए, उसे Z से दर्शाते हैं। आगे चलते हैं। तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या 1 होगी, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन की परमाणु संख्या होगी 6, क्योंकि कार्बन के परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास परिभाषा है कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ये बात हो गई परमाणु संख्या की। आगे चलते हैं, ये हमारा चौथा सवाल हो गया आज का, द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद, ये सब तो काम नहीं है, याद रखें कि परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसीलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर कहा जाता है न्यूक्लियॉन, याद रखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर कहा जाता है न्यूक्लियॉन, इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन कहा जाता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। जैसे कि कार्बन का द्रव्यमान होता है 12U, जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 और 6 मिलाकर 12 होता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान होता है 27, उसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर उसकी परिभाषा दी गई है कि एक परमाणु के नाभिक में
उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, याद रखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। चार सवाल हो गए, आगे चलते हैं समस्थानिक की तरफ। समस्थानिक, ये हमारा 5वां सवाल हो गया आज का। जिनकी परमाणु संख्या समान होती, याद रखिए शब्दों को, परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि हाइड्रोजन के परमाणु को लेते हैं, उसके 3 परमाणुविक स्पीसीज होते हैं। हाइड्रोजन के 3 स्पीसीज है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है। यहाँ पर देखेंगे तो परमाणु संख्या समान है लेकिन उनका द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। द्रव्यमान देखिए, इसका 1, इसका 2 और इसका 3। इस तरह के अन्य भी उदाहरण हैं। कार्बन, कार्बन के भी 2 उदाहरण दिए गए हैं, क्लोरीन के भी 2 उदाहरण दिए गए हैं। इसे हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हैं, इसे हम कहते हैं समस्थानिक। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। उसके बाद ये नहीं काम हमारे लिए, ये भी काम नहीं, इसे जो जाने देते हैं। हाँ, समस्थानिकों के अनुप्रयोग, आखिरी सवाल है हमारा ये। नहीं, समस्थानिकों के अनुप्रयोग एक और सवाल है, छठा सवाल, समस्थानिकों के अनुप्रयोग। वो अनुप्रयोग आप लोगों को यहाँ पर बाजू में दिखाई देंगे। यहाँ पर समस्थानिकों के अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। दूसरा, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। तीसरा है घेंघा रोग, इसके इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। ये 3 हैं जो समस्थानिक के अनुप्रयोग हैं। आगे चलते हैं, ये 7वां सवाल है और आखिरी सवाल, समभारिक। टिप्पणी लिखनी है। समभारिक, 2 तत्व लेंगे, कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 और आर्गन जिसकी परमाणु संख्या 18, जिसमें परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान है। तो इन तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है, यानी कि उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, उसे कहा जाता है समभारिक। उदाहरण के साथ समझाया गया है। तो आज आप लोगों को 7 सवाल दिए गए और एक आप लोगों को बॉक्स बनाने को दिया गया है, यानी सब मिला के 8 चीज़ें आप लोगों को होमवर्क में लिखनी है। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग 5वां पाठ शुरू करेंगे। 5वां पाठ है यहाँ पे हमारे पास ये वाला। 5वां तो हो गया, तो हम लोग कोई नया पाठ शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।